हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और लोअर पीसी की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी हो चुकी होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट इन्वायरमेंट का। आपके लिए सरप्राइज़ या गिफ्ट क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आपको मिलेगा टेस्ट करो अब प्लेटफॉर्म। आप वहाँ पर जाके अपने टेस्ट दीजिए और प्रॉपर मार्क्स और क्या कमी रह गई उसका एनालाइज कीजिए लास्ट टाइम में। आपको करना क्या है कि आप www.padhoap.in पर जाएंगे, वहाँ पर आपको टेस्ट करो अब दिख रहा होगा। जैसे ही जाके आप यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, आपको लोअर पीसीएस में इस तरह से कॉलम बन के आएगा जहाँ पे सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अरेंज है। वहाँ जाकर आप इस तरह से प्रोफेशनली अपना टेस्ट दीजिए। और मैं बता दूँ, ये पूरा टेस्ट आपके लिए फ्री है, तो आपको बस टेस्ट देना है, एनालाइज करना है और पढ़ाई करनी है। तो चलो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी ये पूछ रहा है कि कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो इंग्लिश में नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, ऑप्शंस क्या है, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या न्यू दिल्ली। तो जो ये नीरी इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे है, नागपुर में। कहाँ पे सिचुएटेड है, नागपुर में। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म आपको ध्यान देना, नीरी का क्या है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नागपुर में है। बना कब था, 1958 में। ठीक है, किसके अंदर काम करता है, तो CSIR, किसके अंदर में, CSIR। CSIR फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अंदर में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लिए। और किसके अंदर CSIR आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इतने फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँ ये सभी किसी न किसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन कारण वाला सवाल है आपका। कथन कह रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। देखो, सतत विकास को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास धरती पर जो भी कुछ मौजूद है प्रकृति से, आप उसका उपयोग इस तरह से करें कि आप अभी वर्तमान आपकी जो पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी भी इसको उपयोग कर ले और जो भविष्य में पीढ़ी आने वाली है, आपके जो फ्यूचर आने वाली है जनरेशन्स, उनके लिए भी वो बचा रह जाए। तो इस तरह के विकास को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखनी है कि 1987 में पहली बार एक रिपोर्ट है जिसका नाम था ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, क्या नाम था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इसमें क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया सामने, या इसका टैगलाइन क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। और साथ ही साथ ये मॉडर्न डेफिनेशन देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो आपको ये चीज़ फैक्ट है, 3 फैक्ट्स एक ही लाइन में मैंने दे दिए हैं, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 1972 हम काम देखते हैं तो क्या हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसकी वजह से UNEP का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, UNEP का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि UNEP किस कॉन्फ्रेंस के बाद बना या किस कॉन्फ्रेंस से बना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। उसके बाद 1992 में क्या आया, रियो अर्थ समिट हुआ जहाँ पर एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, UNFCCC और CBD ये सभी चीज़ें सामने आई। ठीक है, तो 87 में ब्रंटलैंड, उसके पहले 72 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो चुका था जिसकी वजह से UNEP को बनाया गया। 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ जहाँ पे एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन, UNFCCC और CBD बनाए गए। इसके साथ ही साथ आपको और क्या याद रखना है कि देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे पास हैं, हमें उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स याद रखने हैं, जैसे 13, 14, 15। ठीक है, सीक्वेंस से याद करना है, 13, 14, 15। ठीक है, 13 में क्या है, जलवायु कार्रवाई है कि हम क्लाइमेट एक्शन क्या क्या लें अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए। 14 में क्या है, लाइफ बिलो वाटर है, मतलब जल के नीचे जीवन। और 15 में है स्थल पर जीवन। ठीक है, तो अगर आप 14 को याद कर लो तो 14 को पहले आप याद कर लो, जलवायु की कार्रवाई करनी है और 14 के बाद क्या करना है, स्थल पे। तो एक बार जल, फिर स्थल और उसके ऊपर जलवायु। ठीक है, ऐसे याद करो। देखो, जल लिखो, इसको 14 मान लो। ठीक है,
इसके ऊपर वायु और इसके नीचे स्थल। ठीक, तो जल में, वायु में जल जोड़ दो, जलवायु, ये किस में आ गया 13 में, स्थल में 15 कर दो, तो 13, 14, 15 आपके पास रेडी हो गया। जल के ऊपर वायु और वायु के नीचे, जल के नीचे स्थल। ठीक है, भारत में एसडीजी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो नीति आयोग देखता है। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दो कि नीति आयोग संवैधानिक निकाय है कि नहीं है। संवैधानिक निकाय है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द रियो 20 डिक्लेरेशन। ठीक है, रियो 20 डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, ये आपसे पूछा। आपके ऑप्शन है फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर वी सीक, फ्यूचर वी सी और फ्यूचर वी हैव। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, तो ये रियो +20 की बात करें तो ये 2012 में ऑर्गेनाइज किया गया था। 2012 में क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, ये +20 क्यों बोल रहे हैं, तो आप अभी मैंने पीछे आपको बताया कि 1992 में रियो अर्थ समिट होता है, रियो अर्थ समिट होता है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन। इसके 20 साल बाद, इसके 20 साल बाद क्या आ जाएगा, 2012 आ जाएगा। तो 20 साल बाद फिर ये देश मिले और वहाँ पर UNCSD का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, इसको जो आधिकारिक नाम इसका दिया गया वो क्या था, UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो +20 क्यों समझ में आ गया, क्योंकि ये 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष बाद ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका आउटकम डॉक्यूमेंट क्या था, द फ्यूचर वी वांट। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। ठीक है, पूछ रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनेवा में। कहाँ पे, जेनेवा में। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट दी है आपको, ये आपको याद होना चाहिए। 2 मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पहला नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्वेश्चन में पूछा है, ये कहाँ पर है, जेनेवा में। इसके अलावा जेनेवा में एक और है जिसका नाम है IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 2 कहाँ पे हैं, जेनेवा में। उसके बाद अगले 3 जो ग्लैंड में है, ग्लैंड कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। उनमें पहला है IUCN, दूसरा है WWF इंटरनेशनल और तीसरा रामसर कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट। ये तीनों कहाँ पे हैं, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। और अगर आपसे पूछे कि UNEP इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये केन्या की कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पर है। कहाँ पर है, नैरोबी। नैरोबी कहाँ पर है, केन्या में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 1986 में। ठीक है, हम बोलते हैं ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, तो 1986 में ये पास हुआ था। ठीक है, चलो तो साथ ही साथ आपको और क्या याद रखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट कानून हैं जो आपके पर्यावरण संबंधित है, उनकी लिस्ट यहाँ दी गई है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे पहले 1974 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आया। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि जल अधिनियम जो था 1974 में आया। 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। ठीक है, ये वन संरक्षण अधिनियम इसको बोल सकते हो आप हिंदी में, क्या बोल सकते हो, वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो वन संरक्षण के लिए कब आया अधिनियम, 1980 में। 81 में क्या आता है, एयर। ठीक है, और 86 में आया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्यों आया, क्योंकि इसके जस्ट पहले भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। तो वैसी ट्रेजेडीज़ को रोकने के लिए और एक तरीके से बोल सकते हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। और साथ ही साथ 2002 में क्या आया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, आपको ये पूरी लिस्ट याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब साथ ही साथ 2 चीज़ आप और जान लो, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये 1974 के वाटर एक्ट से बनाया गया था। ठीक है, क्या नाम है इसका, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये किससे बना, वाटर एक्ट से। ठीक है, और नेशनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, नेशनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये किससे बनाया गया, किस एक्ट के तहत, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। कंफ्यूज मत होना कि वाटर है तो वाटर एक्ट में होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो है, द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द, पूछ रहा है कि इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986।
ठीक है। देखो GEAC फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत है और किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन ये आता है। ठीक है। इसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप साइंस एंड टेक की क्लास किए होंगे तो वहाँ पे पता होगा आपको कि जहाँ पर भी हम किसी भी जीव के जीन में चेंज करते हैं, जीन में परिवर्तन करते हैं, तो उस तरह के हम जो भी जीव बनाते हैं नए, उनको हम बोलते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स। तो इनको पर्यावरण में लॉन्च करना है कि नहीं, या इनको लेकर क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल होंगे, वो सब डिसाइड करना किसका काम होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण या न्यायाधिकरण आप बोल सकते हो, वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। ठीक है। तो ये NGT कब बनाया गया था, 2010 में। ठीक है। तो NGT 2010 में बनाया गया, आपको ये याद रखना है। किस दिन ये फोर्स में आया या लागू कब हुआ, तो 18 अक्टूबर 2010 को। अधिनियम का नाम क्या था, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। प्रिंसिपल बेंच या प्रधान पीठ इसकी कहाँ पे, तो नई दिल्ली में है। आपको साथ ही साथ क्या याद रखना है कि जो NGT है उसको 6 महीने में फैसला देना होता है आमतौर पे। ठीक है। 6 महीने के अंदर इनको केस का निस्तारण करना होता है। साथ ही साथ जो आपके CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पहले थे, या अभी जो BNSS है, BNSS, ये इस पर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है। तो NGT कैसे काम करता है फिर, तो इसके लिए बोलते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, नेचुरल लॉ। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर NGT काम करता है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर NGT काम करता है। ठीक है। तो इसको जो लगेगा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तो कुछ कह रहा है, ये उस हिसाब से फैसले करेंगे। इनके लिए BNSS को मानना पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है। अगला, द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज। ठीक है। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। ठीक। आपको मैंने इसके आगे वाले स्लाइड में एक लिस्ट दी हुई है, जहाँ पर आप आराम से जाकर पूरी लिस्ट पढ़ सकते हो, कौन सी किताब किसने लिखी है। वो लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इसका आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन डी, WM एडम्स। ठीक है। देखो आपसे क्या पूछा था, ग्रीन डेवलपमेंट। ठीक है। तो ग्रीन डेवलपमेंट का जो किसने लिखा है, वो WM एडम्स ने लिखा है। कब, 2009 में। उसके अलावा ये चारों किताबें भी आपके इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। इनमें से एक दो तो PYQ भी है। तो साइलेंट स्प्रिंग किसने लिखा है, रैशल कार्सन ने। पॉपुलेशन बॉम्ब किसने लिखा है, पॉल R. एलरिच ने। और लिमिट्स टू ग्रोथ, ये क्लब ऑफ रोम या MIT की टीम ने द्वारा बनाया गया है, लिखा गया है। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, EF स्क्यूमैशर। ठीक है। EF स्क्यूमैशर, इन्होंने इसे लिखा है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1972 में पहली बार स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसी डेट पे ऑर्गेनाइज किया गया था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तो उसी की याद में हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक। और UNGA ने कब इसको डेजिग्नेट किया था, हम इस दिन मनाएंगे, तो 1972 में ही किया था। और पहली बार ये 1974 में मनाया गया था। तो आपको ये 2-3 फैक्ट्स याद होने चाहिए। अगला, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक। तो ये कौन थे, ये थे बेनेट। कौन थे, बेनेट। आप यहाँ भी मैंने आपको एक टेबल दे दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसे इसमें लिखा है कि इकोलॉजी, ये टर्म पहली बार किसने यूज़ किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। किसने, अर्नेस्ट हैकल ने। कब, 1866 में। इकोसिस्टम किसने दिया, टैंसले ने। ठीक। अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओ तो आप याद रखो, जहाँ पर T आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे टैंसले, जहाँ पर T आ रहा है वहाँ पर टैंसले, और बाकी अगर जहाँ पे T नहीं आ रहा है वहाँ पे E से अर्नेस्ट ऐसे याद कर लो। ठीक है। तो कोई ना कोई तिगड़म लगा के आपको याद करना पड़ेगा। तो AG टैंसले ने इकोसिस्टम टर्म कब दिया था, 1935 में। फिर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का प्रिंसिपल किसने दिया, जॉन W. बेनेट ने। ये 1976 में पहली बार ये कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ। फिर आता है इकोलॉजिकल नीशे। इकोलॉजिकल नीशे, इसी को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी निकेत। हिंदी में क्या बोलते हैं, निकेत बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल नीशे का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो जोसेफ ग्रिनेल ने। किसने, जोसेफ ग्रिनेल ने। और फंक्शनल नीशे का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो चार्ल्स एल्टन ने। आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। हिंदी में भी यहाँ पर है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है कि द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रमक, या इसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीयर। क्या बोलते हैं, सीयर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, सीयर। ठीक है, तो हिंदी में कभी कभी यहाँ पे क्रमक की जगह सीयर भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो देखो सीयर उस कम्युनिटी को बोलते हैं जैसे कि जहाँ पर भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, जहाँ पर भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है कि ढेर सारी कम्युनिटीज़ बनती हैं, जिनमें सबसे पहले पायनियर कम्युनिटी एक तरीके से बोल लो, और फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो भी कम्युनिटीज़ आई होंगी बीच में, या उनका जो सीक्वेंस आया होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सीयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उस स्टेजेस को, सीयर। तो यही आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पर देख लो कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है, तो समुदाय में होने वाले क्रमिक एवं व्यवस्थित परिवर्तन की प्रक्रिया। अगर प्रक्रिया पूछेगा तो पारिस्थितिक अनुक्रमण, जिसको मैंने इंग्लिश में क्या लिखा पीछे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। सीयर बोले तो समुदायों का संपूर्ण क्रम। क्रमिक समुदाय अवस्था की बात करें तो प्रत्येक अलग अलग मध्यवर्ती अवस्था। और चरम समुदाय क्या होता है, वही क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो सबसे अंतिम में जो अवस्था बनती है उसे बोलते हैं हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी या फिर चरम समुदाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ जाकर टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिएगा।